अभी बैठ जाएंगे आज के इस व्यापारी सम्मेलन में और बजट पे चर्चा के लिए आप सबके मध्य आप सबके अपने शहीद के लोकप्रिय नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जेपी दलाल जी पहुंच चुके हैं। आपको बताएंगे हमारे माननीय मंत्री जी थोड़ी देर में। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथ में श्री संदीप चौराना जी हैं, नवीन गुप्ता जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे मंडल के प्रभारी टोनी बराला जी पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राजेश केडिया जी से, संदीप सेठ जी से, टोनी बराला जी से और रमेश पोपली जी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री श्री जेपी दलाल जी का मुख्य देकर स्वागत करेंगे। बढ़ाएंगे। अब हमारे जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कौशिक जी के स्वागत में दयानंद गौड़िया जी साथियों मौजूद हूँ आकर्षण भवन सिवानी में, जहाँ पर व्यापारी सम्मेलन एवं जो बजट चर्चा है वो रखी गई है। इसके अंदर पूर्व जो कैबिनेट मंत्री हैं जेपी दलाल जी हैं और अन्य साथी हैं। तो अभी आप कार्यक्रम जो शुरू होने वाला आप देख सकते हैं। उद्योगपति श्री राजेश केडिया जी जो नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि है, वो आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। श्री राजेश केडिया जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और मान के योग्य लोहारू हल्के से पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण मंत्री रहे भाई जयप्रकाश दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के भिवानी जिले के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में सदस्य श्री संदीप चौराना जी, क्षमा करें, श्री नवीन गुप्ता जी, मंच पर आसीन गोविंद बंसल जी, नरेश केडिया जी, मार्केट कमेटी शिवानी के चेयरपर्सन भाई संजय रावण जी, बीडीसी के चेयरपर्सन उग्रसेन बिरड़ा जी, सभी वाइस चेयरपर्सन, नगर पालिका शिवानी के सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, शिवानी के सभी सम्मानित व्यापारी बंधु जो अलग अलग एसोसिएशन से आए हैं, अनाज मंडी से आए हैं, आरा यूनियन से आए हैं, ऑटो यूनियन, ऑटो मार्केट से आए हैं, बाजार से अलग अलग गांवों से व्यापारी गण सभी आए हैं। सभी बंधुओं का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का विषय है, हमारे बीच हमारे अति जनप्रिय नेता श्री जयप्रकाश दलाल जी उपस्थित हैं। जयप्रकाश दलाल जी के पिछले 20 वर्ष के कार्यकाल से पूरा लोहारू हल्का बहुत ही अच्छी तरीके से विदित है। और जब भी विकास कार्यों की बात चलती है लोहारू हल्के की, उसमें से शिवानी मंडल है कि भैल मंडल है कि लोहारू मंडल है, तो एक ही नाम आगे आता है, वो नाम है जेपी दलाल जी का। इन 15 वर्षों में 20 वर्षों में भाई साहब आपने कृषि कल्याण के लिए नहरें, खाड़ों का विकास, व्यापारियों के विकास के लिए नई अनाज मंडी का निर्माण, उसके अलावा में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गोकलवास में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र, हॉर्टिकल्चर केंद्र, बीटा का चिलिंग प्लांट, सलेमपुर में मत्स्य केंद्र और न जाने कितने, जिनका रिजल्ट अभी आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। एक तरीके से मैं तो लोहारू हल्के के विकास में आपने 4 चांद लगा दिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से लगभग कार्यरत है। 12वां बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। एक बहुत ही जबरदस्त बजट, जिसको मैं कहूंगा विकास उन्मुखी एक बजट है। उसकी एक विस्तृत चर्चा अभी हम मंत्री जी के, हमारे जिला अध्यक्ष जी के से सुनेंगे। लेकिन कुछ चंद लाइनों में जो मैं बजट को समझ पाया, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट जिसको मैं कहता हूँ, एक बिना फिजूल खर्ची का बजट है। जीडीपी डेफिसिट
जिसमें 4% लगभग 4.3% का जीडीपी डेफिसिट रखा गया, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। अगर चीजों की महंगाई दर नीचे रहे, इसके लिए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। लेकिन उसके साथ साथ में जो विकास के कार्य है उनमें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आए, इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया। और जब भी विकास की बात करें तो हमारा बजट विकास कार्यों की बातों से भरा हुआ है, चाहे वो कृषि विकास है, चाहे वो महिला विकास है, चाहे वो उद्यमी विकास है, और पर्टिकुलरली आज चूंकि व्यापारी सम्मेलन है तो मैं इस पर से बता दूं, एमएसएमई जिनको हम कहते हैं छोटे उद्योगों के विकास के लिए, हेल्प के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान हमारे बजट में रखा गया। 10,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, इसके अंदर में रखा गया। अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा था, कुछ महीने पहले जीएसटी की दर 18% से 5%, 28% से 18%, एक बहुत बड़ा रिलीफ जीएसटी के दरों में प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने दिया, जिसका लाभ पूरे देश भर में हमारे व्यापारी बंधुओं को मिला, हमारे देश भर में नागरिकगणों को मिला। और एक बड़ी बात जो हमने इस बजट में देखी, कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है, हर बार जब भी बजट को हम देखते थे, किसी में इनकम टैक्स बढ़ा दिया, किसी में जीएसटी बढ़ा दिया, किसी में सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, किसी में कुछ बढ़ा दिया, कोई भी नया कर का बोझ जनता के ऊपर में नहीं डाला गया है। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ढांचा था, जिसमें जीएसटी का इतना बड़ा कंसेशन एक प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसी को मेंटेन करते हुए एक इतना बड़ा तोहफा विकास कार्यों का, जिसमें 12 लाख करोड़ से ज्यादा का जो एक बजट है, जो विकास कार्यों के लिए, जिसको कैपिटल गुड्स कहते हैं, जिससे कि हमारी सड़कें हैं, हमारे पुल है, हमारा जो दूसरा रक्षा का जो बजट है, 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा गया। आप इमेजिन करो, एक साल में 12 लाख करोड़ रुपए के ढांचागत विकास के ऊपर में खर्च होंगे, तो ये 12 लाख करोड़ रुपए का एक तरीके से व्यापार में वृद्धि होगी। तो इतनी बड़ी अमाउंट का एक प्रावधान हमारे बजट में रखा गया। कल्याण कार्यों की तो क्या ही करें, जो हमारा जी राम जी अभी नई स्कीम है, उसको लेकर के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। उसके अलावा में हर जिला में महिलाओं के लिए, जो हमारी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो शिक्षा के लिए जाती है, हर जिले में एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान। हर जिले में देखो, लगभग 700 जिले हैं देश में, तो 700 गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनेंगे। इसके पहले भी स्कीम थी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो शिक्षा के बदले हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीरता इस बजट में दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही पारदर्शी काइंड का एक है, विकासोन्मुखी एक बजट है। ऐसी अनेकों बातें, और ज्यादा उसकी चर्चा हमारे मंत्री जी करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मंत्री जी का, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जब भी कहते हैं तभी समय निकाल लेते हैं जी। भाई लोहारू हल्के में इनकी आत्मा बसती है, और आप में लोहारू हल्के की आत्मा बसती है जी। तो इस बात को करके हम मेंटेन, थोड़ा सा हम इस बात को, मैं चर्चा, क्योंकि आज बजट पे चर्चा है तो हम बजट पे ही करेंगे। तो इसी तरीके से आपका सहयोग समर्थन लोहारू हल्के को मिलता रहे, इसी बात को लेकर के शिवानी के विकास की जहाँ तक बात आपको मालूम है कि बच्चा माँ से क्या मांगेगा। आपने तो इतने 20 साल से शिवानी हल्के को, आप शिवानी कस्बे को, शिवानी मंडल को आप सींच रहे हो लोहारू हल्के में। आपको पता है आज शिवानी को जिस तरीके के विकास कार्यों की, जिस तरीके की आगे ले जाने वाली योजनाओं की जरूरत है, हम उम्मीद करते हैं उन सभी योजनाओं के लिए, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की है, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र की है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की है, और चाहे वो कोई भी दूसरा, जिससे, क्योंकि अगर व्यापार बढ़ेगा तो उसका लाभ हर आम आदमी तक मिले, हर आम आदमी तक पहुंचेगा। तो आज वैसी ही कुछ व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, जिसके लेकर के बहुत ही एक सोची समझी और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है। भारत माता की। आज के इस व्यापारी संवाद सम्मेलन में लोहारू हल्के की आन बान शान, और जैसा कि मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि दलाल साहब की आत्मा हल्के में बसती और हल्के की आत्मा दलाल साहब में बसती, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही बात कही थी उन्होंने। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे मंडल के प्रभारी टोनी बराड़ा जी, व्यापारी सम्मेलन के निमित्त हमारे जिले के कोषाध्यक्ष, जिनके पास व्यापारी सम्मेलनों को कन्वेन करने की जिम्मेदारी है जिले की, ऐसे हमारे नवीन गुप्ता जी, चेयरमैन साहब, वह इस हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित व्यापारियों, आप सभी का इतने सफल व्यापारी सम्मेलन करने पे बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, ये जो बजट आया है, अगर हम सही पूछे तो विकसित भारत और अमृत काल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से मूल मंत्र है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना ही है, और ये 25 साल का काल जिसको आप अमृत काल कहते हैं, जिसके अंदर सीढ़ी दर सीढ़ी हमने इस राष्ट्र को विकास की तरफ ले जाना है, ये बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर है। आजाद भारत का सबसे बड़ा बजट है 53 लाख करोड़ का। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो डिमांड इस बार भयंकर बढ़ेगी और इस देश में व्यापार फलेगा फूलेगा पहले से बहुत बेहतर तरीके से। व्यापार के लिए अपार संभावनाएं बनाई गई हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकॉर्ड तोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर 17 लाख करोड़ रुपए का, 17 लाख करोड़ रुपए का भी, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा है, चाहे कृषक है, हर वर्ग को इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल के बजट के मुकाबले 3.1 लाख करोड़ ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन 5.98 लाख करोड़ रुपए का नेट एलोकेशन इस सेक्टर के लिए। मतलब व्यापार के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसके ऊपर विशेष फोकस, ताकि व्यापारियों को, चाहे किसी लेवल का व्यापारी हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम एमएसएमई हो, बड़े व्यापारी हो, सबको उस इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभान्वित किया जा सके, कम से कम लागत के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी हो पाए। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 17,296 करोड़ रुपए का प्रावधान। एमएसएमई, इंडस्ट्रियल पार्क और उत्पादन गतिविधियां। इंडस्ट्रियल पार्क का आप देखेंगे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अगले साल में बढ़ाने के लिए बजट में जो प्रावधान है। व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का, इस देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो, सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। स्टार्ट और इनोवेशन को 900 करोड़ रुपए की 2.0 स्टार्टअप 2.0 का प्रावधान किया गया है। 900 करोड़ रुपए की सीधी सीधी ग्रांट फंडिंग से उनको बैकअप मिलेगा। मैन पावर, व्यापार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मैन पावर। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए 141 करोड़ रुपए की नई स्कीम, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे टैक्स सेक्टर हो, 6,141 करोड़ रुपए की नई स्कीम लॉन्च इस बजट के अंदर करी गई है। राज्यों को ज्यादा पैसा इस बार दिया गया है, करीब 26.21 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है। सीधे तौर पे राज्य के इंफ्रा, राज्य की टेक्नोलॉजी, राज्य के डेवलपमेंट पे और राज्य के व्यापार को ग्रोथ दिलाने का एक ग्रोथ इंजन का वो काम करेगा। अगर आप देखेंगे, हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में संसाधनों का जो उपयोग किया है, इतनी सावधानी और इतने पेशेवर तरीके से किया है। पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो पिछली बार 4.4% था, इस बार घट के 4.3% घटा है 0.1% से। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देने योग्य बात है। जोर से तालियों बड़बड़ के साथ आप इनको बधाई दें। चाहे कॉन्फिडेंस की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, व्यापार के लिए कोई भी एक ऐसे आयाम को अछूता नहीं छोड़ा गया है कि जिससे व्यापार को, देश के व्यापारिक माहौल को और देश के हर व्यापारी को सीधी तरह से लाभान्वित ना किया जा सके। इसके अलावा कॉर्पोरेट ई मित्र, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि हमारे देश का जो व्यापारी है बहुत ही ईमानदार, बहुत ही देशभक्त व्यापारी है। कितने ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कितने ही हमारे सेठों को पद्मश्री की उपाधि मिली है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपना सर्वस्व सेना को संसाधन जुटाने के लिए अपना पूरा दान दिया है। कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो जिस देश का व्यापारी वर्ग इतने देशभक्ति के जज्बे के साथ काम करता हो,
छोटे छोटे कंप्लायंसेस की वजह से लोकतंत्र उसको परेशान करे। प्रधानमंत्री जी इस दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। तो कॉर्पोरेट ई मित्र कंप्लायंसेस, आपके कंप्लायंसेस से आपको हाथ बटाने के लिए सरकार ने जो पेशेवर इंस्टीट्यूट है बजट में उनके लिए एलोकेशन किया, उनको सीधा आदेश दिया है कि आपका हाथ पकड़ के कंप्लायंसेस को पूरा करने में आपकी मदद करें। एक नया व्यक्ति, एक नया युवा जब अपना व्यापार खड़ा करता है तो उस व्यापार का इंजन चलाने का तो चैलेंज उसके सामने होता है, साथ में कंप्लायंसेस का भी एक चैलेंज पहले होता था, लेकिन इस बजट में उसका भी ध्यान रखा गया है। तो साथियों, भारत में व्यापार का भविष्य बड़ा ही सुनहरा है। हम सब के लिए ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अंदर दी हैं। इसी के साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में उपस्थित पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे जेपी दलाल जी, जिनको अभी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश की बजट टोली में शामिल किया है। मेरे साथ आए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और इस बजट टोली के जिले के संयोजक संदीप चौहान जी, हमारे पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता जी, और जिनको व्यापारियों से संबंधित बजट के लिए इस संयोजक के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, राजेश केडिया जी, टोनी बराड़ा जी, जो हमारे बड़े लगन और मेहनत के साथ में सिवानी के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन संजय राठ जी, संजय खेड़ा जी वाइस चेयरमैन, मंच का संचालन कर रहे सुनील त्रिपड़ जी, सभी मेरे सामने बैठे व्यापारी भाइयों और पार्टी के कार्यकर्ताओं। बजट पहले भी आए हैं और हमेशा आते रहे हैं, लेकिन बजट को नीचे तक लेके जाना और जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनके माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करवाना, ये आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा पहली बार होने लग रहा है। काम करते करते कई बार ऐसा महसूस होता है कि काम होने लग रहा है, लेकिन उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। देश 2014 के अंदर मोदी जी ने संभाला, आप लोगों की वोटिंग के अधिकार से देश के प्रधानमंत्री बने। जिस प्रकार की स्थिति के अंदर मोदी जी ने देश संभाला, सबको उम्मीदें थी, सबका ये एक उम्मीद की किरण थी कि अब मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, और मोदी जी ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर देश था अपना आर्थिक शक्ति के रूप में, और बजट होता था 13.5 लाख करोड़ रुपए का भारत देश का। और आज जब 11 साल बीत गए हैं, उसके बीच में निरंतर काम किया और बजट को लेके आए 53.5 लाख करोड़ रुपए। 13.5 और 53.5 के अंदर सीधा 40 लाख करोड़ रुपए का गैप। इतना बजट इन 11 सालों के अंदर उन्होंने बदल दिया, और जहां पूरी दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे थे, आज वहां चौथे नंबर पे हैं। पूरी दुनिया में हम चौथे नंबर पर आते हैं आर्थिक शक्ति के रूप में। और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले कुछ ही समय में हम इसको तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे और 2047 तक हम अपना विकसित भारत बनाएंगे। क्योंकि भारत देश ऊर्जा की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर 1 नंबर पर आता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के पास युवा है तो वो भारत देश के पास युवा है। तो आने वाला समय पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है कि भारत किस प्रकार से जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा ग्रोथ का जो हिस्सा है दुनिया का, देश का नहीं दुनिया का, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ का जो हिस्सा है वो भारत देश का है। भारत देश की अगर उस ग्रोथ के अंदर हिस्सा ना हो तो जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया की बिल्कुल कम आ जाएगी। वो विकसित जरूर है लेकिन स्पीड हमारी है, सबसे ज्यादा स्पीड से भारत देश इस वक्त चलने लगा है। और वो उसका श्रेय जाता है आदरणीय मोदी जी को और उनकी कार्य प्रणाली को, और जो उनके साथ लगे हुए हैं लोग, वो निरंतर दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो काम करते हैं।
ये काम अकेला ऐसे नहीं होता कि हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। हम राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। 2029 के अंदर चुनाव है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जेपी दलाल जी, हम सब कार्यकर्ता आप लोगों के हर 10 दिन, हर 20 दिन के बीच में आते हैं। और वो काम हमारा राजनीतिक दृष्टि से अलग है, लेकिन सबसे बड़ा काम है आर्थिक रूप से इस देश को मजबूत करना। जब पैसा होगा सबके पास में, सबका पैसा मार्केट के अंदर घूमता है, एक दूसरे के लिए मदद करता है। व्यापारी क्षेत्र, व्यापार का जब पैसा किसी शहर को जब बढ़ता देखते हैं, तो उसके लिए एक मुख्य चीज होती है व्यापार के लिए कि बाहर का आदमी आकर किसी फैक्ट्री के अंदर, यहां पर किसी माध्यम से या सर्विस सेक्टर के अंदर यहां पर आकर रहे। भिवानी का, जैसे हमारा भिवानी जिला है, वो और जिलों की तुलना में पीछे है, तो उसका माध्यम जब हम सोचते हैं, देखते हैं गुड़गांव क्यों आगे बढ़ गया, करनाल क्यों आगे चले गया, तो उस चीज का एक इफेक्ट पड़ता है कि बाहर का आदमी जब आगे रहता है तो वो अपना दुकान नहीं खोलता, वो सर्विस सेक्टर में आ गया और अपना पैसा यूज करता है व्यापार के अंदर, दुकान पे जाकर कुछ खरीदता है। तो मतलब जो व्यापारी क्षेत्र है उसको तो पैसा मिलेगा, लेकिन कंपटीशन नहीं मिलेगा। और जब हमारे लोकल आदमी होते हैं, जब वो गांव से शहर के अंदर आते हैं, तो दुकान भी खोलते हैं, व्यापार जो कंपटीशन बढ़ता है। तो गुड़गांव जैसा क्षेत्र इसीलिए डेवलप हुआ ज्यादा, या फिर उसके सराउंडिंग पानी और फसल अच्छी होनी चाहिए। जैसे कैथल छोटा डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाड़ा की साइड में, सिरसा की साइड में पानी का फर्क है कि वहां पर फसलें ज्यादा होती हैं, इसलिए रिच है। तो इसलिए इन चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने अनेक प्रकार की अब की बार ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे हर क्षेत्र का विकास हो और हर क्षेत्र आगे बढ़े, हर वर्ग आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के मेरा कहने का सिर्फ मतलब एक है, क्योंकि डिटेल में जेपी दलाल जी हमारे पूर्व मंत्री हैं और बजट तो जो है वित्त मंत्री रहे हैं, तो वित्त मंत्री का काम हो बजट पेश करना तो एक किस्म से। तो मैं सिर्फ इतना ध्यान आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ इस देश के लिए काम करते हैं, उनका और कोई काम नहीं है, ना उनको कभी अपने परिवार से मतलब होता है, उनको सिर्फ देश से मतलब है। तो ऐसी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को और मोदी जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करेंगे जो अपने द्वारों के अंदर किसान सम्मेलन भी करके आए हैं, श्री जेपी दलाल जी। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई आज बजट पे व्यापारियों की चर्चा के सम्मेलन में उपस्थित हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी, हमारे भाई संदीप जी, उनके साथ आए हुए सारे साथीगण, चेयरमैन केड़िया साहब और मेरे साथी सामने बैठे हैं शहर के प्रमुख व्यापारी भाई। पहली बात तो दुकान का टाइम था, आपको डिस्टर्ब कर दिया, माफी चाहते हैं। लेकिन पूरे देश में अलग अलग वर्गों से भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। किसान से हमने सम्मेलन किया विश्वभर में, युवाओं से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, सब तरह से चर्चा करते रहते हैं क्या हुआ है, क्या होना चाहिए। बजट से पहले भी चर्चा करते हैं, बजट के बाद भी चर्चा करते हैं। ये एक अच्छी परिपाटी है। और व्यापारियों का जहाँ तक बात है, व्यापारी को भाई पहले बात तो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। सबसे पहला काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। व्यापारी कहीं नहीं कोई दुकान पर चढ़ जाओ है, कोई कब्जा कर ले या सामान लेके पैसे ना दे। ये एक वक्त पे यहाँ माहौल में था, लेकिन अब भगवान की दया से ऐसी कोई चीज नहीं थी। आप याद करो आज से 20-25 साल पहले कितने खसम आया करते व्यापारी, कदे चुंगी वाला है,
कदे लेबर वाला है, कदे सेल टैक्स वाला है, कदे कोयसा है, और तो सारा दिन वर्त देखा तो भाई दिन लग रहा है ऊपर। ये तो आप याद करोगे आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कैसे व्यापार हुआ। मोदी जी जीएसटी लेके आए, बड़ा दुष्प्रचार करे भाई, अब जीएसटी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जीएसटी आए कितने साल हो गए, इसे भाई ने तकलीफ है जीएसटी की भाई, ईमानदारी से बताओ। साफ सुथरा काम है, ना लेना है ना देना, तो ना कोई मतलब ना कोई चीज। आज व्यापारी के बही खाते कौन चेक करता है? साफ काम रखो, साफ तरह से गए तो भाई वो दिक्कत किस चीज से भाई। और जिस देश के व्यापार अच्छा होगा वो देश तरक्की करेगा। आज आपने देखा कि अकेला व्यापार नहीं है। ये राजेश के डियाजी शिवानी से बार गम का कारोबार करके अमेरिका में भेजते हैं, चाइना में भेजते हैं। हर देश में अपना इंटरेस्ट पास करता है। भारत अपने बाहर से सामान आओ उस पर टैक्स लगाता है, अमेरिका अपने लगाता है, चाइना अपने लगाता है। आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीने से साल से अमेरिका ताकतवर इकोनॉमी है। दुनिया में 38 बिलियन इकोनॉमी, कितने बड़े बिलियन कितने बिलियन कितने हो मेरा भाई इतना मेरा है। हमारा हमें 4 ट्रिलियन है, 38 है। हमारे 150 करोड़ आदमी हो रहे हैं, उनके 35 करोड़ है, मतलब आदमी हमारे 4 गुना, 38 है उनका भारत 10 गुना, तो 40 का रेशो है। उनकी ताकत हमारे से ज्यादा 40 गुना है। दुनिया में इतना उनको तगड़ा है नहीं भाई। उसने सारे देश में उनके जरूरत पड़ गई होगी या कोई आमदनी बढ़ानी होगी, कह दिया भाई बाहर से सामान आएगा, उनका खपत सारी बाहर से आवे, तेरे पे इतना टैक्स लगाऊंगा, तेरे पे इतना लगाऊंगा। उसके खास मित्र देश थे, जापान था, इंग्लैंड था, यूरोप था, सिंगापुर था, सब पर टैक्स लगा दिया। किसी में 20%, किसी में 10%, किसी में 15%, और मैं सारे चूचा करके और सबको धमका दिया। अब भाई तो भारत देश में पैसे लगाओगे, वो भी यहाँ मर गया। वो सिर्फ एक देश अपना था भारत, जो छाती ताने के खड़ा हो गया। उसने कहा भाई बात यह है, पहली बात तो हमारे किसान छोटी जोत के हैं, 2 किले के 2.5 किले किसान, तारा 2.5 किले किसान है। तारा किसान ने तो लाखों रुपए किले की सब्सिडी मिले है, भारत 5,000, 6,000, 7,000 रुपये मिले हैं। ये तो मर जाएंगे। डेयरी का दूध का कि इस पर नहीं खोलेंगे, और बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें थी अड़े रहे, और वो अमेरिका कहता रहा खोल लेंगे। उसने अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका ने ये कहा कि भाई रूस से तेल बहाना लिया, रूस से तेल है इसलिए तो लड़ाई करवाया है, और तेरे साथ हम 25% और लगा देंगे। 6 महीने हो गए, 25% रूस के तेल के लगे हुए, 25% वैसे टैरिफ लगे, 50% टैरिफ के बाद भी भारत ने पहली बार दिखाया है, छाती ताने की दिखाया है कि भारत झुकता नहीं है। भारत ने अमेरिका को छोड़ के यूरोप के जो 27 देश है, जिसमें इंग्लैंड तो अलग हो गया, बाकी जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, सारे बड़े बड़े देश हैं, सारे समृद्ध देश हैं, उनसे ट्रेड कर ली, डील कर ली। तब उसको समझ में आई कि भारत तो उधर से व्यापार कर लेगा, भारत तो रह जाएगा पीछे। अब उसने बगैर कोई कंडीशन के हमारे साथ डील की है। तो ये एक हमारी राजनीतिक ताकत है, हमारे सक्षम प्रधानमंत्री की ताकत है, जिसने व्यापार के दम पर भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकाया है। आपको पता है या नहीं पता, देखो ये राजेश को पता है कि इससे इसको कितना फायदा होगा। 50% टैक्स था जब इसका कारोबार अमेरिका में, तो 2-1 घट गया था। ऐसे ही बहुत सारे कपड़े वाले थे हमारे, बहुत सारे जेम ज्वेलरी वाले थे, बहुत सारे गहने वाले थे, चावल वाले थे, बहुत सारे व्यापार कम हो गया था।
लेकिन भारत बगैर झुके अपनी टर्म कंडीशन पे ये समझौता हुआ है। तो ये क्यों? आज देश जो है सक्षम है। आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होता जा रहा है, 4 नंबर पर पहुंच गया भाई। मोदी जी की सरकार आज से 11 साल पहले आई थी, 12 साल पहले आई थी, तो भारत 10वें 11वें नंबर पर था। आज 4थे नंबर की इकोनॉमी बढ़ गई। आज सबसे ज़्यादा तेज विकास किसी देश में हो रहा है, 7.5% की ग्रोथ चल रही है। चाइना ने 20-25 साल तक 9% की 10% की ग्रोथ आई, जब जाके आगे निकला था। आज चाइना 4.5% पे है, बाकी देश कोई 2 पे है, कोई 3 पे है, कोई 1 पे है। हम जो है अगले 10-12 साल तक सब कहते हैं कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ेगा। और तेज गति से भारत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। और ख़ास बात व्यापारी भाइयों को मैं कहता हूँ, व्यापारी का व्यापार कैसे बढ़े भाई? व्यापारी का व्यापार आपका कितना बढ़िया सामान ले रहा हो, जो खरीदना लीजिए में पैसे होंगे तो कौन चले काम। जब इकोनॉमी बढ़ेगी, आर्थिक ताकत बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो व्यापार भी मौज करेंगे सारे। हमारे बीमे के पैसे आया करते तो तारे भी किमें किमें था करता, क्योंकि जो पैसा जो आएगा, पैसा रुकता नहीं है। पैसा एक ए से बी, बी से सी, सी से डी, 10 हाथों में घूम जाता है। तो व्यापारी को उस चीज़ का फायदा तो होता ही है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, देश में पूंजी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी की हाथ बढ़ेगी, आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो व्यापारी को जरूर फायदा होगा। और ये एक ऐसी आज़ाद व्यवस्था हो जिसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं हो। कोई सरकारी आदमी आपकी दुकान पर ना चढ़े। लगभग 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में ये व्यवस्था उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रही है। शुरू में नहीं समझ में थे, जीएसटी में यह हो जाएगा। अब जीएसटी में भी 2 स्लैब कर दिए, 18% का, 5% का। आगे से हो सकता है कि 1 ही कर दें। तो सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर रहे हैं कि व्यापार बिल्कुल सुलभ हो जाए। और ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भी सुधार करना चाहते हैं। और भाई ये विपक्षी पार्टियां हैं, आपने देखा, आप साढ़े सियाने आदमी हो, नेट भी देखते हो, ये इंटरनेट पे सब खबरें आती, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने सोच रखा है कि मोदी का काम कोई भी अच्छा करो, कोई कैसा करो, बोलना ही नहीं, बुराई करनी। कितने साल हो गए, जो पार्लियामेंट का सेशन होता है हल्ला के बैंक गुल्ला में चला जाता है। 10 दिन हल्ला होगा, 1 दिन में फिर सरकार अपने आप काम करती है। ऐसी घृणा करते हैं ये कांग्रेस वाले लोग, खासकर गांधी परिवार के लोग। और क्या गांधी परिवार किसका गांधी है भाई? महात्मा गांधी कहाँ का था ये बताओ। कल परसों प्रधानमंत्री ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर, बिलाई ने गांधी का नाम भी चोरी कर लिया। मैं अपने बाप दादा का नाम लो, दूसरे का नाम क्यों ले रहे हो? यो बताओ, कोई न्यू के नाम चला करे, लेकिन इन्हें चला रखा है। बोले लोग थे, अगियो गांधी हो गया। असली कहानी तो इनकी की और थी। शुरू किया जब आज़ाद देश हुआ, अगर उस टाइम ये आज रफ्तार चल रहा होता तो आज हमें अमेरिका, चीन या इनसे कम नहीं होते। भारत का सबसे अच्छा मौसम, भारत में सब हर वक्त से है, सारे क्लाइमेट चलते हैं। हमारी भूमि उपजाऊ है, हमारे आदमी समझदार हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने बैठा है। और नेता किसने चुने भाई? हमारा भी कसूर है। हम भी आपाधापी में आ गए, यो मेरा है, यो तेरा है, यो मेरे गांव का है, मेरे गुआंढ का है, मेरे जाति का है। तो इस तरह से देश पीछे रह गया। छोटे छोटे देश यार, कुछ भी नहीं। आज से ये दुबई है या इसके 5-4 देश हैं, आज से 70-80 साल पहले मछुआरे थे, बिल्कुल भूखे में रहा करते। आज वहाँ 7 स्टार होटल महल खड़े हो गए, हम वहीं के वहीं खड़े रख दिए। किसने रखे? मैं तो कहता हूँ नेहरू जी ने रखे। 18 साल तक पता नहीं क्या करता रहा, वर्जिश करता रहा और अपने वाइट विना के साथ घूम गया, कभी किसी के साथ घूम गया, सारे चक्करबाजी ऐसे चलाते रहे। अब ये किताब दिखाते हैं मोदी जी पे
इनकी किताबें अगर इसकी देख लेना तो आपको शर्म आएगी। आजकल नेट पे सारी चीज़ें, इनकी कहानियाँ तो पढ़ो, मैंने पढ़ रखी है 10-10 किताबें इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में। बिल्कुल देश का भट्ठा बैठा दिया। चीन 1962 की लड़ाई में हमारी हजारों किलोमीटर जमीन 1 घंटे में सारी कब्जा करके, हमारे सैनिक थे बेचारे, कोई नंगे पाँव थे, जूते भी नहीं थे, उन पर बंदूक भी नहीं थी, और आज ये कहते हैं कि चीन पर कब्जा कर लिया। इसको राहुल गांधी को ये सोच रखी है कि भाई तू अपनी सेकंड पोजीशन लेना चाहता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये बार बार ये कहता रहता है कि इसे काम कर रहा है। कभी तो कहता है कि वोट चोरी हो गए, कभी कहता है सर नहीं लगना चाहिए। भाई वोटा में वोट चोरी हो सके तब अपने शिवानी वोट चोरी देखे हुए किसी ने? या वोट जब भरे हैं, कोई वोट सर का वोटा का रिवीजन होता है, जब वोटर लिस्ट बनती है उसका रिवीजन होता है, उसमें वोट जो कट रहा है, कोई मर रहा है, कोई चला गया, उसका वोट काटते हैं। ये नहीं कहें ना करो। बांग्लादेशी देश में भर भर के बांग्लादेशियाँ गए, उनके वोट बनवा दिए। मतलब इनको अपनी सत्ता चाहिए, उसके लिए देश जाए बाढ़ में, कोई मरो कोई जियो। और ये अब ये सोच रहे हैं राहुल गांधी कि भाई इसके जचगी में बीजेपी वाले भारतवासी का दिमाग जो है पढ़ लिया मैंने इसने, और ये बीजेपी जाओ तो आज को नहीं, 20-30 साल रहेगी जरूर। यो जो सोच रहा है तो सेकंड पोजीशन रखे जा, जब भी जाओगे जब तेरा नंबर पड़ जाए तो भी ठीक से, सच्ची बताऊंगा। और कोई इसकी ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण बातें करता है, लेकिन इसने एक चीज सीख रखी है, और किसी का नंबर आने ना दे। या तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल करे, 20 साल करे, 30 साल करे, जब तक जाओगे कहते तो भारत वाले छिकेंगे जब मेरा नंबर आ जाएगा। ये इसकी ये सोच पा रही है। मैं तो ये सोचता रहता हूँ ऐसी बचकाना हरकत क्यों करता है। लेकिन भाई कुछ भी कर लो, मुझे लगता है कि इसका नंबर पड़ना मुश्किल है। जिस ढंग से कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के चले गए, और भी जो थोड़े दिन इसके पास रहे हैं वो छोड़ के चला जाता है। तो देश आज का मैं कहता हूँ ये तो है राजनीतिक हालात। व्यापार के लिए बहुत अनुकूल चीज़ें आ रही हैं, और व्यापारी के लिए सबसे बड़ी फायदा ये है कि देश की इकोनॉमी बढ़े। देश की इकोनॉमी बढ़े तो देश की परचेजिंग पावर बढ़े। देश की परचेजिंग पावर बढ़े तो व्यापारी भाई तब ये के है। इस दुनिया की जेब में अपने इलाके में हर आदमी भाई मान लो 10-10 हज़ार रुपये है, और फिर हो जाए 1 लाख रुपये, तो हमारे 10 गुना हो गए, तो 10 गुना हमारे जाएगा तो हमारे जरूर जाएगा तो ज़रूर फायदा होगा। और कई आदमी दुष्प्रचार वैसे कर देते हैं कि क्या कर दिया, कोई काम नहीं करा। बहुत छोटे से आंकड़े में बताना चाहता हूँ आपको। जीडीपी रैंकिंग में देश 2014 में 10वें नंबर पर था, अब 4थे नंबर पर है। हमारी जीडीपी उस टाइम 113 लाख करोड़ रुपए की थी। आंकड़े हैं ये, जो 10 साल में 11 साल में किया है, आज 400 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हो गई है। श्रम शक्ति की भागीदारी 60% हो गई है, जो 50% थी। उस टाइम बेरोजगारी दर 6% थी, 3.2 हो गई है। डिजिटल 2000 करोड़ रुपए की मात्रा था, 22,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये डिजिटल जो हमारा छोटे ये आए हैं, भीम ऐप आ गया, कोई और आ गया, 3500 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो गया 2024-25 में। 3500 लाख करोड़ रुपए का कारोबार एक नंबर में हो गया है। डिजिटल तो एक नंबर में हो, पता जो चलेगा उसका रिकॉर्ड, जो कि एक रिकॉर्ड है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार किसी चीज़ में बाहर से सामान आओ तो उसके पैसे देने पड़े हैं। 2013-14 में 304 करोड़ था, 686 करोड़ है। महंगाई का स्तर कांग्रेस के टाइम में 2019 9.49 थी, 2% है। ये आंकड़े ऐसे हैं जो पैमाना है कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उस टाइम 308 बिलियन का था, अब 748 बिलियन का है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो अकाउंट में मुझे पैसा खरीदे उसमें पैसा ना हो, तो वो उस टाइम 1.7 था, 0.6 पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आए 2014 में 79,000 थी, अब 2,05,000 हो गई है। मतलब आप ये देखोगे 60-70 साल में 79,000 में पहुँची थी, अब 10 साल में 2,05,000 रुपये होगी। ऋण जो है 2013-14 में जीडीपी का 18% था, अब 3.4% है। ये
आंकड़े नेट पे भी हैं, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता। अब बुराई करने वाला कहते हैं ये कर दिया भैया, तो 1 मिनट लगा है उसकी कहने में, लेकिन वो देखेगा जब ना। रोड के लिए 2013 में 31,000 करोड़ रुपये खर्च किया करते रोड पे, आज 3,09,000 सड़क पे खर्च हो रहे हैं। शहरी आवास पे 1486 थे, 85,000 करोड़ रुपये हो गए। रेलवे पे 2,81,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी तरह से वायुयान के बिजली पे हो गए। मतलब हर चीज़ में देखोगे आप कि ज़बरदस्त तेज़ी से काम चल रहा है। और किसी भी देश के विकास के लिए सरकार का काम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पोर्ट और रिक्शा, और अच्छा लैंड ऑर्डर दे दे। बाकी तो व्यापारी अपने आप कर लेता है भाई। मेडिकल का, टूरिज्म का काम देखो, जगह जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं, जगह जगह अस्पताल बने हैं। और रेलवे की कनेक्टिविटी ज़बरदस्त बड़ी है। हवाई अड्डे का आप देख लो, 74 हवाई अड्डे थे 2014 में, आज 163 हो गए। मतलब 60-70 साल में, और पहले अंग्रेजों के टाइम के भी थे, 74 हवाई अड्डे के 163 बने हैं। एयरलाइन के रूट 209 थे, 615 हुए हैं। और 79 लाख आदमी चला करते हुए 1.55 लाख चले हैं। 25 करोड़ आदमी अंतर्राष्ट्रीय उसमें चला करते थे, 35 चले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पे 91,000 किलोमीटर थे 2014 में, 1,40,000 किलोमीटर हो गए। लगभग दुगने हाईवे बन गए हैं। गति जो उस टाइम थी राष्ट्रीय राजमार्ग बने 11 किलोमीटर रोज के बना करते भाई, आज 34 किलोमीटर रोज के बनते हैं। मतलब ये इस देश में सड़क बनाने के लिए तो यहीं का पत्थर था, यहीं का रोड़ा था, यहीं के ईंट थे, यहीं की मजदूरी थी। ये अगर हाईवे पहले बन जाते तो देश कभी का विकसित हो जाता। हाई स्पीड कॉरिडोर 93 किलोमीटर थे, जो 3,052 किलोमीटर हो गए हैं। भारत माता का प्रोजेक्ट है, माला भारत माला का, उसमें बहुत काम हुआ है। शिपिंग का काम हो गया, जो नहरें जो दरिया चल रहे हैं उसके अंदर शिप चलाने लग गए। विदेशी मुद्रा आए, 2,93,000 करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह से सौर ऊर्जा, मतलब आपका देश, अपने देश में बिजली की बहुत कमी थी। 5-10 साल में इतनी सौर ऊर्जा लगी है, इतनी सौर ऊर्जा लगी है। सूर्य देवता हमारे को इतनी बिजली दे रहा है, एक बार पैसा लगा दो, कोई दिक्कत को नहीं। 3 गीगावाट थी 2013 में, 43 गुना बढ़ी है 10 साल में। 3 से 149 गीगावाट बढ़ी है। एथेनॉल, जो किसान पेट्रोल के अंदर, हमारा पेट्रोल सारा डीजल पेट्रोल जो सारा बाहर से आवा है, इसमें 1.5% मिला कर दे एथेनॉल। एथेनॉल ये होता है, स्प्रिट होती है, जिससे गन्ने से बढ़ती है, चावल से, भूसे से, किसी से बढ़ती है। ये 20% आपको पता है, देश का पैसा देश भर जाता है। 20% किसानों को फायदा है और देश की पूंजी बचती है। बिजली की कोई कमी नहीं। बिजली की कमी पीक आवर पे तो हो जाती है कि एक बार सारा देश बिजली आसान है, 8 दिन में दोबारा जरूरत को नहीं, लेकिन जितनी बिजली जरूरत है वो सारी बिजली हमारे देश में बन रही है। सामाजिक न्याय के लिए पेंशन, बुढ़ापा, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज दे रहे। मोदी जी ने जो शुरू में काम किया था, छोटे छोटे काम किए। सबसे बढ़िया काम क्या किया आपने? गरीबा के बैंक में जान के गरीब सोचाता अगर मेरे लिए तो कोई डर लगा करता। गरीबा के खाते खुलवाए गरीबों के, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दे रहे हैं। और महिलाओं के जो इज्जत का घर है, शौचालय बनवाए, करोड़ों शौचालय बनवाए। मतलब ऐसे छोटे छोटे काम थे जो उसमें आदमी की इज्जत बढ़े, मान सम्मान बढ़े, वो काम उन्होंने किए हैं। ये काम कहने को छोटे लगते हैं, लेकिन इसी से सारा देश का और उसका समाज बढ़ता है। यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनवाई, मेडिकल कॉलेज कितने बनवाए, हवाई अड्डे और तरह तरह की बीमा योजना लेके आए। तो कितने काम कर रहे हैं कि आप देखोगे कि कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस तरह काम की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, बहुत सारे काम किए हैं। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ भाई, ये मोदी जी भगवान की दी हुई कृपा है, कोई देवचुल है। इतना खतरा है इनको, इतने दुश्मन हैं। कांग्रेस वाले तो सारा दिन की कब्र खोद के सोए हैं भाई।
मतलब इतनी नफरत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं क्या? अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं क्या? सारा दिन 140-150 करोड़ रुपये भारतवासियों के लिए काम करते हैं और योजनाओं में सुधार करते हैं तो कांग्रेस वाला करे है। अब इसमें पंचायता में सुधार करे भाई, 40% पंचायता में सरपंच कितने ऊँचा डाल दिया करते गाँव बेरन पिटारता। अब कह भाई 40% जो ग्राम सभा होनी चाहिए उसको पता तो हो साल में काम में क्या होने लग रहा है। इसी तरह मनरेगा में सुधार किया, जी राम जी स्कीम लेके आए। गड्ढे खोदे पे गड्ढे को खोदो, तुम पुलिया बना लो, नाले बना लो, और क्या काम कर लो, पैसा बढ़ाया उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी तरह से दुनिया में आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत की योजना जो गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाया कर दे। ऐसे आदमी देखे हैं कि एकदम कोई गरीब का हार्ट अटैक हो जाए, दे जाए, सारी उम्र उसकी औलाद हमेशा कर्जा में रहा करती, हमेशा ब्याज में कोई पटाता। उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड। आप काम इनके देखोगे तो सोच नहीं सकते कि इतना आदमी कैसे काम करेगा। हर दिशा में ज़बरदस्त काम किया है। और अभी जो है भारत के युवाओं के लिए यूरोप से जो डील हुई उसमें भी ये कहा है कि हमारे आदमियों को लो, तुम हमारे आदमियों को वीज़ा दो, हमारे आदमियों को काम की वीज़ा दो। विकसित हमें ये तो दे दिया करते मोहम्मदन कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, मजदूरी लगाने खातिर, लेकिन विकसित देश थे वो नहीं दिया करते। लेकिन अब जो 27 देश हैं उनसे समझौता है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके काम करेंगे, उनको वीज़ा मिलेगा। MBBS की 2013-14 में 387 मेडिकल कॉलेज थे भाई देश में। 60-70 साल में तो 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 818 है। MBBS की सीट देख लो भाई, 51,348 थी 2014 में, आज 1,28,800 है। 51,000 डॉक्टर साल के बना करते, आज 1,28,000 बने हैं। इस तरह PG मेडिकल की 31,000 थी, वो 82,000 होगी। तो हर दिशा में ज़बरदस्त काम कर रखा है। कितने ही काम करा लो, शुरू से लेकर आगे तक आगे चलता रहता है। किसानों के लिए आपने देखा होगा, खाद पे 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, DAP पे, यूरिया पे 6-6 हज़ार रुपये किसान को देते हैं साल में, वो भी 4 लाख करोड़ रुपये दे के आसपास जा लिए। थोड़े हैं लेकिन पहले कौन दिया करते? हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने की है। MSP हर चीज़ की आप देख लो, MSP भूल जाते हैं। कृषि का बजट 2014 में 27,000 करोड़ रुपये का था, फिर 1,48,000 करोड़ रुपये का है। फर्क देखो तुम। और यूँ ही मछली पालन का, पशुओं का, किस खेती बाड़ी के खाद्यान्न देख लो भाई। उस टाइम हमारे 2014 में देश की टोटल 264 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न होता था सारे देश का। वो बढ़ के अब 10 साल में 357 हो गया। हालांकि खेती बाड़ी सबसे कम उपज बढ़ती है, बहुत कम ग्रोथ है, मुश्किल से बढ़ा है, लेकिन वो लगभग 36% बढ़ गया। दूध का उत्पादन हमारे 2014 में 146 लाख मीट्रिक टन था, अब 247 हो गया। 70% दूध का उत्पादन बढ़ा है 10 साल में। इसी तरह से दलहन का, दालों का बढ़ा है। दारू, मछली, धान के भाव का देख लो भाई। धान का भाव तब 1,310 रुपये था, 2,369 रुपये है। गेहूं का 1,350 रुपये था, 2,425 रुपये है। इसी तरह से PM किसान के पैसे दिए 4,09,000 करोड़ रुपये। इसी तरह से फसल बीमा योजना, इससे भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपये किसानों को गए हैं। कृषि का निर्यात भी 39,000 मीट्रिक टन बासमती जाता था, जो 60 जावा है। समुद्री 5 बिलियन के पैसे जाते, 7.5 के जाते हैं। हर चीज़ में देश में आगे तरक्की कर रही है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें देश तरक्की ना कर रहा हो। चीज़ें बहुत है कहने कि मैं 1 घंटा इस किताब में पढ़ के बता दूंगा, लेकिन ये किताबें मेरी छपाई नहीं, ये देश के सही आंकड़े हैं। आप प्रबुद्ध जन हो, आप खूब समझो कि आज देश जो है सुरक्षित हाथों में है, सही दिशा में चल रहा है। और दुर्भाग्य ये है, विपक्ष का काम होता है सकारात्मक सोच रखे, सरकार की कमियां निकाले, लेकिन विपक्ष जो आज काम कर रहा है उसको तो ये नफरत हो गई है कि ये हमारा पुराना सिस्टम अच्छे खाया कमाया करते, लोग बौड़े थे, नहीं रहा करते।
और एक बार वो बन जाया करता, एक बार बन जाया करता, वही सिस्टम आ जाए। अब जो है भारत की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, भारत की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है। और इसी तरह से भाई बार बार जो है 2029 में भी और ज़्यादा बड़ी की सरकारें बनेंगी। ये जो थोड़े से आदमी रहे हैं जो अपने घरेलू उनके स्वार्थ हैं या अपने इस्तारे के राजनीति से लाभ उठाते हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं, बाकी आम आदमी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी तरह से हमें लगे रहना चाहिए और जहाँ बात हो वहाँ करनी भी चाहिए। कि कौन सा चीज़ में है जो मोदी ने काम नहीं किया? मोदी ने हर फील्ड में काम किया है और हर देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। चाहे कश्मीर की इस बात देख लो, चाहे पाकिस्तान को धरती दिखाने की बात कर लो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात कर लो। और सबसे बड़ी बात यह है, 1/3 देश भारत का 50 साल से नक्सलाइट के उसमें था, मतलब वहाँ पर हमारा राज नहीं चलता था। छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बीच का देश जो था जंगली इलाका था जहाँ हमारे मिनरल्स हैं, वहाँ उगाई हो कि देश का शासन ही नहीं चलता था, वो ख़त्म कर दिया। अब तो 31 मार्च तक अमित शाह जी का, आदरणीय अमित शाह जी का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक बिल्कुल नक्सल फ्री देश हो जाएगा। बहुत सारे देश काम किए, इतना मैं कहता हूँ कि थोड़े से समय में जो इतने काम कर दिए कि कोई सोच नहीं सकता, भूतपूर्व काम किए। और इसीलिए आज सही देश दिशा में चल रहा है, इसीलिए आज अमेरिका भी भारत के सामने झुक रहा है, इसीलिए सारे यूरोप के ठाडे ठाडे देश भारत की तरफ भाग रहे। सारी दुनिया को पता लग गया है कि दुनिया का ग्रोथ का इंजन है तो भारत है, भारत तरक्की करेगा। अब भारत के साथ मिलकर रहेंगे तो उनकी तरक्की होगी। ये आज दुनिया की मानसिकता है। सारी रेटिंगें जैसे कहती हैं कि भारत के मुकाबले का कोई देश नहीं तरक्की कर रहा, तो भाई इससे बढ़िया और क्या सरकार हो सकती है। मैं तो इतना ही कहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने। सिर्फ करदाता नहीं है, ये राष्ट्र निर्माता है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंडल के प्रभारी श्री टोनी बराला जी से कि वो सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करें और व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करें। और साथ ही जो साथी आए हुए हैं सभी का जलपान का कार्यक्रम है, जलपान लेकर जाएंगे, बाहर लगा हुआ है। श्री टोनी बराला जी। भारत माता की। आज के इस व्यापारी एवं बजट चर्चा सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र कौशिक जी, संदीप सोराण जी, नवीन गुप्ता जी, राजेश केडिया जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन संजय राठ जी, वाइस चेयरमैन संजय जी, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति राजकुमार जांगड़ा जी और सभी व्यापारी भाइयों पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों का महाइस व्यापार बजट चर्चा सम्मेलन पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरी तो भाई एक ही राय है, जो ये कार्यक्रम हो है तो इन कार्यक्रम के आप व्यापारी भाइया कन हर वर्ग गाँव है तो उन्हें बताना चाहिए भाई भाजपा सरकार के करना रही है। अपना भी गाँव में जाके चौपाल जड़ा ताश खेले उड़ा बतानी चाहिए भाई मोदी सरकार इतने अच्छे अच्छे काम करना रहे। उड़ा आप अपना थोड़ी कमी है वह कांग्रेस वाले ना बैं खरीजा है उड़ा आप थोड़े चुप हो जाओ, थोड़ा इनका और जवाब दे दो। और देश तो अपना सही दिशा में चलने लग रहा था, लेकिन अपना लोहार वाले थोड़ी कमी रहेगी, आप ही थोड़ी सही दिशा में कौन चल ले। अगर आप ही सही दिशा में चल जाओ रहे तो हरियाणा का भी बजट आज जयप्रकाश दलाल जी पेश करार। आप सभी का यहाँ पूछने पर हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है संसद के अंदर, वो एक बड़ा बेहतरीन बजट है जो देश के लिए और 2047 का जो संकल्प है मोदी जी का और देशवासियों का कि हमें अपने देश को विकसित करना है, उसकी ओर जो हमारे कदम बढ़ने लग रहे हैं उसके अंदर मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। ये व्यापारियों के लिए, ये किसान के लिए, युवा वर्ग के लिए, आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है और ये बड़ा एक बेहतरीन बजट है। और इस बजट के लिए हमने किसानों के अंदर आज जैसे हमने किसान सम्मेलन किया, लोहारू के अंदर हमारा व्यापारियों के सम्मेलन होने लग रहे हैं, उस व्यापारियों का ही सम्मेलन आज ये सिवानी के अंदर था। कल हमारा युवाओं का सम्मेलन है, ऐसे ही महिलाओं का सम्मेलन है, श्रमिकों का है। हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग जा कर के अपनी बातें रखने लग रहे हैं।
ताकि बजट का सब लोगों को पता लगे कि किस प्रकार का बजट है जो देश के हित में आने वाले समय के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, और आज एक जो चुटकी ली है आपने राहुल गांधी पर, उसको भी दोबारा से अगर दोहरा दे तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में रहती है। बजट पेश करने से पहले भी वो हर वर्ग के पास जाती है, किसान के पास जाती है, व्यापारी के पास जाती है, युवा के पास जाती है, उनकी सलाह लेती है कि देश में क्या होना चाहिए। और बजट जो आ गया है फिर भी हम बताते हैं उनके पास भी, इस बार हम ये कर पाए हैं, 10 साल में हमने ये किया है और आगे क्या कर पाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया ऐसी है कि जनता के बीच में रहें। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के बीच में रहती है, इलेक्शन हो या ना हो। बाकी कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी है, उस चुनाव के वक्त में आती है। कांग्रेस पार्टी का मैं देख रहा था कि ये इसे झूठे आरोप क्यों लगाते हैं, ऐसी राजनीति क्यों करते हैं, विदेशी कंपनियां हायर करके एजेंडा सेट करते हैं। इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये लग रहा है पक्की तौर पर कि आने वाले 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है और वो अपनी सेकंड पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कभी न कभी तो इस देश में, जैसे पहले भी कभी इतनी लंबी सरकारें नहीं चली, कभी न कभी तो जनता का मोह भंग होगा भारतीय जनता पार्टी से, तब वो उस चीज पोजीशन के लिए वो तैयार बैठे हैं। ये उनका लक्ष्य है कि और किसी को नहाने दो, अल्टरनेटिव के रूप में अपने दिखाए जाओ। और उनको ये पता है कि आज के दिन जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी सर कांग्रेस पार्टी लगातार, मनरेगा का नाम पहले भी बहुत सारे नाम रखे थे। पहले इसका नाम काम के बदले अनाज था, फिर नरेगा था, फिर मनरेगा था, अब ये जी राम जी विकसित भारत की योजना के रूप में आ गया है और इसकी खामियों को दूर किया है, इसका बजट बढ़ाया है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। सरकारों का काम ही ये है कि जो सुधार करते रहे और इसी तरह से हमने पंचायत के अंदर सुधार किया है, कम्युनिटी लोकल बॉडीज में सुधार किया है। विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, एक व्यवस्था ठीक हो, कानून का राज हो, कानून का शासन हो, अपने आप सिस्टम ठीक चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की। मंत्री जी, अभी जब आपका लाइव चल रहा था तो एक जो व्यूअर्स है उन्होंने एक सवाल पूछा है कि बुढ़ापा पेंशन को क्यों काटा जा रहा है, इसको लेकर यह भ्रामक प्रचार है। ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस का काम ये है झूठा प्रचार करना और ये जरूर निरंतर तौर पर सुधार किया जा रहा है। अब किसी आदमी का लड़का डिप्टी कमिश्नर लग जाए, IAS लग जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कोई उसकी आमदनी बढ़ जाए तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी फसल हो जाए 10 लाख रुपए, ये पैसा गरीबों के लिए है या कमजोर वर्ग के लिए है। जिस वर्ग का पैसा है भाजपा शासन में उसी वर्ग को देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के शासन की तरह से नहीं है कि 3-3 मंजिल का मकान हो और पीले कार्ड बनवा ले, या 3-3 मंजिल का 3-3 घर के IAS अफसर या अफसर लगे वो बुढ़ापा पेंशन ले लें। तो ये हेराफेरी वाला जमाना चला गया। आजकल बिल्कुल साफ तरीके से काम हो रहा है। नाजायज किसी का कटेगा नहीं और जायज जो है नाजायज कटे रहेगा नहीं, नाजायज सबको मिलेगा। आपने भाषण में जिक्र किया सर कि भाई जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग था वो कितने खत्म आया करते, मतलब एक गुंडा मैं व्यापारी वर्ग, मैं खुद व्यापारी रहा हूँ। 20-30 साल पहले हमें डर लगता था, हर व्यापारी को डर लगता था। अब ये इंस्पेक्टर आ गया, फूड सप्लाई का आ गया, सिंपल वाला आ गया, नापतोल वाला आ गया, बाट वाला आ गया, हर वक्त में डर के जीना पड़ता था। अब से जितना जो शासन धीरे धीरे सुधार हुए हैं, GST का है, GST का भी साफ व्यापारी को, स्पष्ट व्यापारी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आज व्यापारी के दुकान के ऊपर कोई भी सरकारी अफसर चढ़ने से पहले 10 बार सोचता है।